नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन तो भारतीय बाजारों में अनुमान भी था कि उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसी के मद्देनज़र शुरुआत हुई कमज़ोर, धीरे धीरे गिरावट बढ़ी, सेकेंड हाफ में एक शार्प रिकवरी और उसके बाद एक तेज़ बिकवाली आखिरी के कुछ मिनटों में आते हुए दिखाई पड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव भारतीय बाजारों में आज रहा और 2 महीने के निचले स्तर पर मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। मेजरली पूरी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा बाज़ार में तेज़ी नहीं रही और सेकेंड हाफ में तो स्पेशली जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है वो कंटिन्यू कर रहा है। कल का सत्र खासा होगा क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट सेशन है, तो कल के सत्र में भी भारतीय बाज़ारों में इस तरह का एक वोलेटाइल सेशन शायद देखने को मिले या हो सकता है वहाँ पर भी कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़े क्योंकि अब इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट सिचुएशन रहेगी। बहरहाल लेकिन आज के लिए कुछ हद तक सेलेक्टिव बाइंग अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल रही थी। जैसे कि मेटल में कुछ शेयर में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी थी, IT कुछ चुनिंदा शेयरों में रिकवरी आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से ज़रूर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा सेलेक्टिव जो गेनर थे वो फार्मास्यूटिकल स्पेस से थे, मिसाल तौर पर डॉक्टर रेड्डी जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। ICICI बैंक बैंकिंग स्पेस में सबसे मजबूत शेयर के तौर पे आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, प्रेशर था आज ऑटो में, सीवियर प्रेशर था। इनफैक्ट मारुति 3-3.5-4% टूटकर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा IOC, HUL जो कि डिफेंसिव होने के बावजूद आज प्रेशर में रहा और एक तरफ भारतीय एयरटेल 500 रुपये के नीचे या उसके इर्द गिर्द पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। एक हेवी प्रेशर के साथ भारतीय एयरटेल आज कामकाज कर रहा था। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ बिकवाली और सेक्टर स्पेसिफिक मूव अलग अलग स्टॉक्स में या अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल रहे थे। कुछ मिड कैप में तेज़ बिकवाली थी, कुछ मिड कैप आज एटलीस्ट संभल कर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिसाल के तौर पर टाटा कम्युनिकेशन जो कि ऑलरेडी एक बड़ी बिकवाली दिखा चुका है, वहाँ थोड़ा ईज आउट हुई सिचुएशन। प्राज इंडस्ट्री जो कि तेज़ी के अंदर आज कामकाज कर रहा था, लेकिन बाकी शेयरों में थोड़ा प्रेशर आज ज़रूर देखने को मिला, स्पेशली मिड कैप स्पेस के अंदर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और जो पहला सवाल आया है वो है अंबुजा सीमेंट को लेकर। मित्तल साहब का सवाल है। मित्तल साहब देखिए, सीमेंट स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर अल्ट्राटेक है, वेल नोन फैक्ट है। 125 मेगावाट के 125 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है इनकी। दूसरे जो 2 बड़े प्लेयर उसमें ACC अंबुजा आते हैं, मिला के जॉइंटली करीब 70-72-80 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटीज़ इनकी हैं। प्लेयर वाइज या फंडामेंटल वाइज कोई इशू नहीं है, ब्रोकरेज के टारगेट्स भी हायर साइड की हैं, तो वो तो एक बड़ा चैलेंज इनके लिए है नहीं। हाँ, नियर टर्म पेन ज़रूर है। कल हमारी बात हो रही थी एक जानकार से, कविता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बात साफ की थी कि अगर आप BTST करना चाहते हैं सीमेंट स्पेस में तो अंबुजा ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है बाकी सीमेंट कंपनी से कंपैरिजन में। आज और डिस्टॉर्ट हुई चीज़ें, लेकिन ठीक है, फंडामेंटल के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट डिविडेंड पे ऑफ भी इनके ठीक ठाक थे, वो होलसेम को इन्होंने जो डिविडेंड पे ऑफ किया और रिसेंटली जो वन ऑफ डील्स थी उसकी वजह से, लेकिन ठीक है, आप बने रह सकते हैं। फंडामेंटल वाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। सुमित जी का सवाल है VI पे क्या करें। VI मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं, 9 रुपये के आसपास स्टॉक है। देखिए सर, सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर रिलायंस जियो, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर भारतीय एयरटेल, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर टेलीकॉम। 3 लोगों के सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। डेट वाइज इस सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, आप भी जानते हैं बखूबी इस कंपनी के साथ। फंड रेज कर रहे हैं और कंटिन्यूसली फंड रेज कर रहे हैं QIP के थ्रू या फर्दर इक्विटी इशू कर करके। ऑलरेडी बाज़ार में सबसे ज़्यादा शेयर वोडाफोन आइडिया के ही हैं, 2800 करोड़ शेयर शायद इनके मार्केट्स में ऑलरेडी हैं। इतनी बड़ी इक्विटी बेस में और नए शेयर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली अदर इक्विटी और डाइल्यूट होगी, तो जो मुनाफा आता है वो और शेयर होल्डर्स में बटेगा और वैल्यूएशन को महंगा करेगा। तो फंडामेंटल वाइज तो इसके साथ अभी कोई स्टोरी है नहीं ड्राइव करने वाली। लास्ट क्वार्टर में एक ही अच्छी चीज़ थी लास्ट मंथ में कि जो सब्सक्रिप्शन के नंबर थे उसमें गिरते हुए आंकड़ों में एक एडिशन का महीना आता हुआ दिखाई पड़ा। सस्टेनेबल होता है तो नंबर्स रिवाइव करेंगे, तो पहले सस्टेन होने दीजिए आंकड़ों को, तब तक कोई कॉल मत लीजिए। फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है, भाव से सबने इसमें एंट्री की हुई है 6 रुपये के हिसाब से। तो अभी हाउसेस तो बहुत बड़े टारगेट नहीं दे रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स जो आई थी वो 3 रुपये 4 रुपये के भी टारगेट दे रहे थे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी 11-12 रुपये की भी एक रिपोर्ट थी। तो आप एटलीस्ट अभी तो बने रहें इसमें, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं खोने के लिए। और नंबर्स का वेट करें, सिचुएशन का वेट करें। अगर रिवाइवल तेज़ होता है तो शायद नंबर बेटर सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन सो फार नया पोजीशन एटलीस्ट ना लें। सेक्टर में जो लीडर्स हैं उनके साथ ही जाने की कोशिश करें।
अच्छा, एक सवाल सीजी पावर पे प्रेम चंद्र सिंह जी का है। देखिए सिंह साहब, इस कंपनी के नंबर्स थोड़े बेटर हुए हैं लास्ट 3 क्वार्टर से एटलीस्ट। एनसीएलटी में गई, वहाँ से नया एक्विजिशन, नया मैनेजमेंट आया, उन्होंने नंबर इंप्रूव किए, 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं पिछले। इस क्वार्टर के नंबर ही बेटर हैं। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें प्रेफरेंशियल इशू को लेकर फैसला हो सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ग्रुप की कंपनी है, मतलब मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो क्रेडिबल वाइज अब एटलीस्ट कोई इशू नहीं है। डेट खत्म कर दिया है तो सिचुएशन बेटर हो सकती है, अभी आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और डिक्सन कितना और गिरेगा? गुप्ता साहब, जब चल रहा था तब भी यही सवाल था कि कितना और चलेगा, अब उतना ही सवाल है कि कितना और गिरेगा। बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से ये शेयर जब चला था तो 20,000 पे गया, एडजस्टमेंट हुआ, और जो तेज़ी थी वो 12-13 हज़ार से पिकअप करके गई थी और 20,000 पे लेके गई थी। वहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट हुआ, तो एडजस्टमेंट के बाद का बबल ख़त्म हुआ, प्लस जिनको गेन हुआ वो टैक्स के चक्कर में उस गेन को अब कवर कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ख़त्म होंगी जैसे इसके ऊपर से, वैसे ही इसमें दोबारा आप एंटर कर सकते हैं। कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पीएलआई का एक बड़ा बेनिफिशियरी है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा गेन ले चुका है तो इसलिए ईज आउट हो रहा है। वो गेन का जो पार्ट ख़त्म होगा, स्टेबलाइज होगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद चलेगा। तो अभी एटलीस्ट पैनिक में आप घबराएं नहीं और नई पोजीशन होल्ड करें, अभी के लिए नहीं, कुछ समय नीचे मिले तो। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। और एसबीआई कार्ड 1050 रुपये में क्या करना चाहिए, ये अमन कक्कड़ साहब का सवाल है। कक्कड़ साहब, देखिए एसबीआई कार्ड इंडिया की लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ा मार्केट शेयर ओन करने वाली कंपनी है। करीब 18 से 19% मार्केट शेयर ओन करते हैं ये अपने सेगमेंट में, यानी क्रेडिट कार्ड मार्केट में। नॉन लिस्टेड को मिला लेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। पहला है एचडीएफसी बैंक, जिनका क्रेडिट कार्ड डिवीजन करीब 32-33% का मार्केट शेयर ओन करता है। 2 क्वार्टर में इनके मार्केट शेयर करीब 18% से बढ़ के 20% की रेंज में आ चुका है। तो नंबर वाइज तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, लोग कंज्यूम करेंगे, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तरह के प्लेयर बेनिफिशियरी होंगे। और एसबीआई क्योंकि लिस्टेड में इकलौती कंपनी है जो कि इस बिज़नेस के अंदर लिस्टेड है, मोनोपोली है लिस्टेड प्लेयर्स में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस 1300 के टारगेट दे रहे हैं कंपनी की स्टेबिलिटी को देखते हुए। आप यही राय रखते हैं फिलहाल तो आप बने रहिए। मतलब 1 साल हुआ है लिस्ट हुए और कंपनी का मूड माहौल भी तब से कुछ खास हुआ नहीं। मतलब आप खुद ही समझिए ना, 16 मार्च को लिस्ट हुई थी 2020 में, और आज 20 मार्च है, तो 4 क्वार्टर के अंदर हमेशा लॉकडाउन के साथ ही रहे हैं ये। तो ज़रा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कंपनी की परफॉर्मेंस को होने दीजिए, तब एग्जैक्ट पिक्चर जो है आपको क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी किस तरह की रहेगी, और अकॉर्डिंगली फिर आप कॉल लीजिएगा। अभी तो 1 साल ही हुआ है, तो थोड़ा मेटल प्रूफ भी करने दीजिए, थोड़े नंबर्स भी देख लीजिए। और ब्रोकरेज हाउस टारगेट 1300 के हैं, बाकी आपका समय के हिसाब जो आपने कॉल ली हुई है जितनी ड्यूरेशन के लिए, उसके हिसाब से आप फैसला लीजिएगा। अच्छा, एचडीएफसी बैंक 1100 रुपये, 1100 शेयर हैं 2290 के दाम पर, और ये आपने रिटायरमेंट के लिए लिया है शर्मा साहब, बहुत ही बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट किया। 1100 शेयर हैं 2290 पर बिफोर स्प्लिट फॉर माई रिटायरमेंट। हाँ सर, ये मतलब कोई वो नहीं है। आप देखिए, एसआईपी एक सिंपल रूल होता है। आपने 200 रुपये से एसआईपी करी शुरू किसी शेयर में, आप एक अपने मन में उसकी ग्रोथ के हिसाब से एक भाव लगा लीजिए कि जी 400 रुपये तक मैं एसआईपी करूँगा। जैसे ही 400 रुपये हुआ छोड़ दीजिए, दूसरा कोई शेयर ढूंढिए जिसमें फिर आप 200 रुपये से 400 तक के सफ़र के लिए एसआईपी करेंगे। वापस वो पुराना वाला 200 की रेंज में आए, फिर से एसआईपी अपनी शुरू कर दीजिए। तो एसआईपी एक लेवल तक होती है। आपकी कॉस्ट ऑलरेडी काफ़ी एस्केलेट हो चुकी है और आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी आ चुके होंगे स्प्लिट के बाद। तो अब आप एसआईपी करेंगे तो अपना एवरेज ख़राब करेंगे। तो बेटर यही है कि आप इस केडर की कोई और कंपनी को ढूंढ लीजिए जहाँ एसआईपी करिए और एचडीएफसी बैंक में बने रहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपने रिटायरमेंट के लिए लिया और बिल्कुल सही शेयर को चुना है। ब्रोकरेज हाउसेस की आज ही एक रिपोर्ट आई थी और जो टारगेट था वो करीब 1850 रुपये के आसपास है पोस्ट एडजस्टमेंट। तो आपके पास तो प्री एडजस्टमेंट, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे और सवाल थे एबी कैपिटल लॉन्ग टर्म टारगेट, अमृत जी का एक सवाल है। और साथ ही साथ अमृत जी, एबी कैपिटल 250 रुपये के आसपास का शेयर था एबी ग्रुप का। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट थी 135 रुपये के टारगेट वो दे रही थी, डोमेस्टिक हाउस की एक रिपोर्ट थी। वैसे तो इस कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वोडाफोन का कंसर्न और बाकी जहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी वैल्यू उसके गिरने की वजह से शेयर नीचे आया था। 240-260 से टूट के ये शेयर 60 रुपये आया, फिर 60 से रिवाइव करके 120 आया। अब 120 पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 100 रुपये के ऊपर। समय दीजिए, मतलब आपको नीचे से चलता हुआ भी दिखेगा, दुगना हो गया, लेकिन ऊपर से 1/4 हो गया, वो भी आप ध्यान रखें। तो एज सच कंपनी में ग्रुप नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। फिनेंशियल आर्म मतलब कंपनी की फिनेंशियल बिजनेस की
ये होल्डिंग कंपनी है, तो फाइनेंशियल कारोबार की, तो इसलिए बहुत सारी इसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग होनी बाकी है। रादर अभी कुछ दिन पहले एक स्पेशल शो में एक जानकार भी हमारे यहाँ इसको सजेस्ट करके गए थे, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुज़लॉन अमित बागरी का सवाल है, 14,000 शेयर हैं, 7 रुपये 60 पैसे के दाम पे। बागरी साहब, पता पहली चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने इतनी बड़ी पोजीशन इस स्टॉक में कैसे ली है, जबकि इसकी डेट सिचुएशन जग जाहिर है और सबने बात बोली हुई है कि सिचुएशन में क्या होगा। एक थॉट सबका यही होता है समय लेते हुए कि ले लेते हैं, कंपनी रिवाइव हो जाएगी, 7.5 में क्या है खोने के लिए, 8 भी हो गया या 9 भी हो गया, 10 भी हो गया तो इतने पैसे मिल जाएंगे। सर ज़रूरी नहीं है 1 रुपये की चीज़ 2 ही हो, 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये से 50 पैसे भी हो सकती है और लॉस आधा भी कर सकती है, मतलब पोजीशन आधी भी कर सकती है। खैर, लेकिन सुज़लॉन के लिए डेट हाई है, पहला कंसर्न है। रिवाइवल की बातचीत अभी तक कुछ है नहीं बाज़ार में, सिर्फ बस चलती है बाज़ार में। तो जब तक सिचुएशन एक्चुअल पेपर पे ना आ जाए कि हाँ रिवाइवल है, नंबर्स में ना आ जाए, तब तक आप मत जाइए। रिवाइवल हमेशा नंबर्स में ही होना चाहिए या मैनेजमेंट फेरबदल में होना चाहिए, जो CGA केस में हुआ। CGA केस में मैनेजमेंट भी चेंज हुआ और फिर नंबर भी चेंज हुए। सुज़लॉन के केस में ना मैनेजमेंट अब तक चेंज हुआ है ना नंबर चेंज हुए, तो आप चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही कॉल यहाँ पर लीजिएगा। अच्छा, इंडियन होटल वेस्कॉन, सोराल साहब का सवाल है। सोराल साहब, इंडियन होटल में कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताज, अगर आप कभी बॉम्बे के आइकनिक ताज में आए हो, 120 साल पुराना जो ये होटल है और ये उन्हीं का ही पास ही है। स्ट्रॉन्ग एसेट हैं कंपनी के पास, अच्छी मार्केट में जिन जिन एरियाज़ में है वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट हैं। मेजरली टाटा ग्रुप की स्टॉक है, चलता थोड़ा कम है क्योंकि उनका ऑब्वियसली बात है जो सेक्टर में अभी वो काम कर रहे हैं वो सेक्टर रिवाइव नहीं हो पाया है। तो जैसे ही वहाँ रिवाइवल होगा, सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, जो होगी ही, कभी ना कभी तो होगी ही, वो जब नॉर्मलाइज होंगी तब वापस चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तब तक के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अमंग होटल स्टॉक्स दिस इज़ द बेस्ट, तो आप उसी के हिसाब से ही यहाँ पे कॉल ले रहे हैं। सही शेयर आपने चुना है, पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, SBI कार्ड पे हम बातचीत कर चुके हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, IEX पे एक सवाल आया है पहवा साहब का, हिमांशु पहवा का। देखिए, IEX खरीदा आपने सही दाम पर है, 350 रुपये के आसपास, 1000 शेयर है, तो वो भी ठीक ठाक है। क्वांटिटी भी चला है क्योंकि वो प्राइसेस भागे थे, बिजली की दरें चली थी और ये कंपनी ट्रेडिंग में है एनर्जी की, तो उसका एक फ़ायदा, अच्छे वॉल्यूम की बातचीत, फिर बाज़ार में बज़, बड़े इन्वेस्टर्स का ख़रीद, ऐसी कुछ चीज़ें उठती रही जिसके बाद चलता रहा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समय आप दे सकते हैं तो, क्योंकि इस कारोबार में तो मोनोपोली है, कोई इनके सामने है नहीं दूर दूर तक। और जैसे जैसे प्राइसेस भाग रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, EV एक बड़ा ट्रिगर हो रहा है, इसमें है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, तो आप समय दे सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है सच। अच्छा, आगे अपोलो हॉस्पिटल पे एक सवाल है गौरव जी का। उन्होंने पूछा है कि क्या किया जाए, 150 शेयर है 2950 पे। गौरव जी, आप लेटर पार्ट ऑफ द मूव एंटर कर रहे हैं इसमें। वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस के 3200 के टारगेट हैं, अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से ट्रिगर लेकर चल रहे हैं इसमें तो। और कोविड केसेस बढ़ते बढ़ते में ये माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर और पिकअप हो हॉस्पिटल स्पेस के अंदर। एटलीस्ट जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो तो ग्रो करेगा ही, भले हॉस्पिटल में इतने मार्जिन नहीं होते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक में अच्छे मार्जिन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट ग्रुप में दिक्कत नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल कंपनी है, तो आप लीडर में जा रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कंपनी अच्छी है, थोड़ा भाव ऊपर का है, लेकिन समय देंगे तो आपको भाव मिलेगा। तो आप एटलीस्ट कंसर्न इस चीज़ से ना हो कि कंपनी क्वालिटी ख़राब है। डेट प्लेस था वो इशू, लेकिन हाँ ठीक है, प्रमोटर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेजरली एक्सपेंशन मोड पे है। कंपनी के पास अच्छे बेड्स हैं, मतलब एज एन बेड कैपेसिटी है, और पूरे इंडिया में प्रेजेंस भी है, तो दिक्कत नहीं है। बाकी सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट भी है इंद्रप्रस्थ मेडिकल जैसी कंपनी में, तो कोई इशू नहीं है। ब्रोकर्स मानते हैं कि 3200-3300 आ सकता है। चल, एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। सवाल है किस पे ले ITC पे ले लेते हैं। आज़ाद साहब, एक सिंपल इसके ऊपर राय है कि ITC कंपनी अच्छी है, स्टॉक थोड़ा स्लो है। रीज़न भी है कि बहुत सारे शेयर हैं बाज़ार में, चलने में समय लगता है, गिरने में भी इसका समय लगता है, इसलिए स्टेबल रहता है वो। डिविडेंड के लिए, बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए आप रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबा पेशेंस नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड के इच्छुक भी नहीं हैं, तो आप किसी और FMCG कंपनी में जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो। वरना ITC कंपनी में एटलीस्ट कोई बुरी नहीं है, लेकिन कैश है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है, डेट नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम वही कि इतनी बड़ी इक्विटी बेस है, चलना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट्स यहाँ पर 250, 270, 300, 320, 380 तक के टारगेट इनफैक्ट सेंट्रम के। तो आप अलग अलग कैडर को देख सकते हैं। डीमर्जर की जो खबरें बाजार में चल रही हैं वो बज़ हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे घूमने वाले मैसेज हैं। अब तक कंपनी ने कोई चीज़ कंफर्म नहीं की है, तो आप उस लिहाज से ही इसको देखिएगा। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, और जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।